Hey guys, welcome back to our channel Newton Sub, a complete place for learning. As you all know that हमने आर एनवायरमेंट सीरीज के 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में समझाया और उनको उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उनकी जो डिस्कवरी है, कोशिश की है कि उनको भी मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाया हूँ। आई होप कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए भी होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं अपने कुछ एनवायरमेंटल लॉज को लेकर के, कुछ पर्यावरण अधिनियम को लेकर के, जो कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें उपस्थित जीव जंतु, वन्य जीव जंतु या पानी की मैं बात करूं, जल की मैं बात करूं, उन सभी को संवर्धित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी लॉज बनाए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉज का यहाँ पर मैंने कलेक्शन किया है और उनको आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण से संबंधित जो कानून है, जिनको हम एनवायरमेंटल लॉज बोलते हैं, आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिनमें कि सबसे पहला जो लॉ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया गया है। अनुच्छेद 51A के तहत जो पर्यावरण का अधिनियम है उसको हम देखते हैं। यह अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार को एक मूल कर्तव्य का रूप देता है। 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो अनुच्छेद 51A के अनुसार ये जो कर्तव्य दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बातें हमारी जनरल लाइफ में, हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण है, झील हैं, नदियां हैं, अगर हम उनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, उनको संवर्धन नहीं करेंगे उनका हम, और उनके अंदर गंदगी फेंकते जाएंगे या जीव जंतुओं को मारते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जब पृथ्वी हमसे नाराज हो जाएगी, हमारी प्राकृतिक पर्यावरण हमसे नाराज हो चुका होगा और धरती पर मानव का विनाश संभव हो चुका होगा। तो ये एक नागरिक का कर्तव्य है। भारत में रहने वाले, क्या मैं कहूँगा, इस विश्व में रहने वाले हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो जिस प्राकृतिक पर्यावरण में रह रहा है, जिस वन्य जीव जंतु, झील, नदी इन सभी का वहन कर रहा है, उनकी रक्षा करे, उनका ध्यान रखे, उनका संवर्धन करे और उनके प्रति दया भाव भी रखे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, या अपने आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको काटना शुरू कर देते हैं अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। तो ये उन लोगों के लिए एक संदेश है, ये उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस अनुच्छेद के अनुसार ये उनका एक कर्तव्य होगा कि वो अपने आसपास के इस प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, उसको बचाएं, ताकि आने वाले टाइम में या जो भी मनुष्य कर रहा है उससे हमारी इस पृथ्वी को कोई भी नुकसान ना हो। उस नुकसान से बचाने के लिए इस अनुच्छेद 51A में ये निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A के अंदर की अगर हम बात करें तो संविधान अनुच्छेद 48A में, जो कि भारत का 42वां संविधान था, अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48A स्पष्ट करता है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव व सुधार करे, बल्कि देश के वनों और वन्य जीव का भी संरक्षण करे। खाली इतना ही नहीं है कि हर व्यक्ति अपने आप इन सब बातों को समझ सके, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती या वो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होते, तो उन लोगों को इस अनुच्छेद के कानून के बारे में नहीं पता। तो यहाँ 48A में 42वें संशोधन में ये चीज़ जोड़ी गई कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसका कर्तव्य केवल इतना ही नहीं है कि वह पर्यावरण का बचाव और सुरक्षा स्वयं करे, बल्कि वो और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करे और देश के वनों और वन्य जीवों का भी संरक्षण करे। खाली इतने से ही काम नहीं होगा कि वो अपने एनवायरनमेंट को बचाए, पोल्यूशन से बचाए, बल्कि इस चीज़ को भी स्टेट को देखना होगा, राज्य को देखना होगा कि वो देश में उपस्थित वनों को या वन्य जीवों को या वन में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं उन सभी का संरक्षण भी कर सके, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसका हरण ना करे, उसको क्षति ना पहुँचाए।
बात करते हैं वन्य जीवन बचाव अधिनियम की, जो कि सन 1972 में दिया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, WPA ऑफ 1972। तो सन 1972 में संसद ने वन्य जीवन कानून बचाव को पारित किया। सबसे पहले 1972 ईस्वी में संसद के द्वारा इस नियम को पारित किया गया था, इस कानून को पारित किया गया था, जिसके तहत ये उद्देश्य था, जिसका ये मेन महत्वपूर्ण तथ्य रहा कि वो वन्य जीवन के सुरक्षा के प्रति लोगों के अंदर इस भावना को जागृत करे। इस कानून में राज्य वन जीवन सलाहकार बोर्ड जंगली पशुओं व पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्य जीवन से भरपूर अभयारण्यों एवं नेशनल पार्क की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादन इत्यादि व कानून के उल्लंघन पर कानूनी सजा का प्रावधान दिया गया। तो 1972 ईस्वी में जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया था, पारित किया गया था, तो उसके अंदर ये सभी तथ्य बहुत महत्वपूर्णता रखते थे कि सबसे पहली जो चीज़ है इस कानून के तहत, सबसे पहली चीज़ थी कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो वहाँ के सलाहकार, वन्य जीवन सलाहकार बोर्ड से बातचीत करे, वहाँ पे जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण करे, लोगों को उनका शिकार करने से रोके, या जितना भी वन्य जीव जंतु है, जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जाए, ताकि लोगों को प्राकृतिक पर्यावरण मिल सके और हमारे जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा सके। पशु उत्पादन में भी और कानून के किसी भी टाइप के उल्लंघन को करने पर एक कानूनी सजा एक उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस नागरिक को दी जानी चाहिए जो इन सभी चीज़ों को क्षति पहुंचाता है या उनका उल्लंघन करता है। 1982 ईस्वी में इस कानून में एक संशोधन किया गया, जिसके तहत पशुधन के वैज्ञानिक संचालन के उद्देश्य से जंगली पशुओं के पकड़ने व परिवहन की अनुमति दे दी गई। तो सन 1972 में जब ये नियम पारित हो गया, तो उसके ठीक 10 साल बाद इसमें संशोधन हुआ, और उस संशोधन में ये कहा गया कि पशुधन के जो वैज्ञानिक संचालन है, उसके मेन उद्देश्य से जंगली पशुओं को पकड़ना और उनके परिवहन की अनुमति सभी लोगों को दी गई, ताकि जंगली जानवरों को ऐसी जगह पर रखा जा सके जहां पर उनका संरक्षण संभव हो। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एनिमल को या किसी वन्य जीव जंतु को कहीं पर कोई खतरा होता है, चाहे वो मानव जाति से हो या किसी भी दूसरे पर्टिकुलर फैक्टर से हो, तो वहाँ से इस नियम के तहत उन जंगली जानवरों को, उन सभी वनों को, उन सभी जंतुओं को उनके उस स्थान से हटा करके एक ऐसे स्थान पर परिवहित किया गया, या फिर मैं कहूँगा ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ पर उनकी जीवन को कोई भी क्षतिपूर्ण या आघातपूर्ण कोई भी समस्या ना देखनी पड़े। जल प्रदूषण के बचाव व नियंत्रण अधिनियम, जो कि सन 1974 ईस्वी में पारित किया गया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। तो इस अधिनियम यानी इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण से बचाव करना व उसका नियंत्रण करना है, तथा पानी की स्वच्छता को कायम या संचित रखना है, चाहे वो जल झरनों का हो, कुओं का हो, भूमिगत जल हो, या किसी भी तरह से वो हमें नदियों से मिल रहा हो, सागरों से मिल रहा हो। तो हमारा इस जल अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट का जो मेन मोटो था, वो ये था कि जल को यानी वाटर को पोल्यूशन होने से, पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके, रोका जा सके और उस पर नियंत्रण किया जा सके, और जो उसकी प्योरिटी है वाटर की, जो उसकी स्वच्छता है, उसको कायम रखा जाए, उसको संचित रखा जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाए। इस कानून के द्वारा ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। जब ये नियम आया, जब ये एक्ट आया, उसके बाद ही क्या हुआ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, यानी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दो बोर्ड ऑफ कम्युनिटी एस्टेब्लिश की गई, जिसमें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने राज्य में उपस्थित जो जल है, चाहे वो भूमिगत है या झरने से आ रहा है या नदी से आ रहा है, उसका ध्यान रखता है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो एज अ सेंट्रल बेसिस पे हुई थी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, जो राज्यों के लेवल पर भी, स्टेट के लेवल पर भी ध्यान रखता है। यह बोर्ड फैक्ट्रियों द्वारा पानी में छोड़े गए प्रदूषित पदार्थों की मात्रा को सही मापदंड स्थापित करके नियंत्रित करता है। सन 1988 के संशोधन से बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वह गलत काम करने वाले उपयोगों को
उद्योगों को बंद कर सकता है या किसी प्रशासनिक निर्देश द्वारा पानी या ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर सकता है। 1974 में जब ये एक्ट आया तो उसके बाद ये चीज़ें देखी गई कि जितने भी बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर इलीगल काम किए जाते थे, गलत उद्योग काम कर रहे थे, वहाँ से निकलने वाले जो केमिकल्स थे या विषैली गैसेस थी, पॉइजनस गैसेस थी, वो पानी को क्या कर रही थी, खराब करती जा रही थी। तो 1988 ईस्वी में संशोधन दिया गया और बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि अगर कहीं पर गलत उद्योग चल रहा है या वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो पानी को हार्म कर रही हैं, तो उसको ये अधिकार हो गया कि वो उस उद्योग को बंद कर सकता है या उस उद्योग में जाने वाले पानी की जो आपूर्ति है उसको बंद कर सकता है, जिससे हमारा वाटर लेवल, वाटर पोल्यूशन और उसका प्रिवेंशन हमारे लिए संभव हो सके। अगला है वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 में पारित हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो राज्यों को अधिकार है, इस अधिनियम में ये बात कही गई कि राज्यों को अधिकार है कि वह वन्य भूमि अथवा बेकार पड़ी भूमि को आरक्षित वन का दर्जा देकर इन वनों से निकले पदार्थों को बेच सके। देखिए, इस अर्थ क्रस्ट पर, इस पूरे विश्व में, इस धरती पर बहुत सारी ऐसी जमीन है, बहुत सारी ऐसी वन्य भूमि, ऐसी भूमि है जो बेकार पड़ी हुई है, जो यूजलेस है, जो किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। तो राज्यों को वो अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत कि वो उस बेकार पड़ी भूमि को वन्य भूमि का दर्जा देकर, उसको आरक्षित वन का दर्जा देकर वहाँ पर वनों को लगाया जा सके, उसकी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को किया जा सके और उन वनों से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनको बेच सके। आरक्षित वनों में अनाधिकृत पेड़ों को काटा जाना, पशुओं को चराना और शिकार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। इस नियम के उल्लंघन करने पर या तो जुर्माना देना पड़ता है और या फिर जेल हो जाती है। तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी आरक्षित वन हैं या उनमें से वनों को काटने की अगर बात की जाए कि हम चल देते हैं अपने साथ कटर लेकर के और पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं या अपने पशुओं को चराने के लिए छोड़ देते हैं या फिर इस तरह वहाँ पर पाए जाने वाले जंगली जीवों का शिकार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस अधिनियम के तहत बंद कर दी गई। और अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको एक बड़ा जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। तो राज्य सरकारों को वनों को सुरक्षित रखना, संरक्षित वनों का दर्जा देने का अधिकृत किया गया और उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वनों से पेड़ों का काटना, उत्खनन व वन पदार्थ के हटाने पर रोक लगा सके। तो ये एक अधिनियम राज्यों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि राज्यों को जब ये दर्जा दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया कि वो वनों पर या वनों की जो संपत्ति है, जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, उनको काटता है, अगर कोई व्यक्ति उनको क्षति पहुंचाता है तो उसको जुर्माना दिया जाए या फिर उस पर जेल की जाए, उसको जेल की जाए। और उनको ये अधिकार भी दे दिया गया कि पेड़ों को काटने वाले लोग को या फिर वन्य पदार्थों के हटाने पर क्या कर दी जाए, रोक लगा दी जाए। सन 1981 ईस्वी में वन प्रदूषण का बचाव, वायु प्रदूषण का बचाव और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, जिसको हम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण से बचाव व उसका नियंत्रण एवं प्रदूषण को कम करना था। तो हर एक्ट का, हर अधिनियम का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, अपनी एक महत्वपूर्णता है इस धरती को बचाने में, इस विश्व को बचाने में। अगर इन अधिनियमों का सही तरीके से पालन किया जाए, इन एक्ट्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए, तो हमारी ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो हमसे बहुत खुश रहेगा और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी आप लोग देख भी पा रहे होंगे हमारे चारों तरफ त्रासदी ही त्रासदी फैली हुई है, कहीं पर आंधी तूफान आ रहे हैं, कहीं पर कोई वायरस फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मानव के द्वारा फैलाई गई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रकृति को पसंद नहीं आई हैं और इस समय प्रकृति अपना एक नया रूप धारण कर रही है, वो अपने आप को रिनोवेट कर रही है। तो हम लोगों को ये बातें समझनी होंगी कि इन अधिनियमों को फॉलो किया जाए और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिए गए हैं उन पर चल करके इस प्राकृतिक पर्यावरण को कंजर्व किया जाए, संभाला जाए। इसके बाद पर्यावरण बचाव अधिनियम, जो कि 1986 ईस्वी में पारित हुआ। इस कानून के माध्यम से केंद्र सरकार को पर्यावरण के स्तर के बचाव, नियंत्रण एवं प्रदूषण को कम करने की दिशा में कदम उठाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ।
1986 में जब ये अधिनियम लागू किया गया था तो उस टाइम पर जो केंद्र सरकार थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनको पर्यावरण के जो लेवल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार दिया गया। नियंत्रण और प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी वो कदम उठा ले, इसके लिए उनको अधिकार दिया गया। इस कानून में मुख्य रूप से पर्यावरण पर जोर दिया गया है, जिसकी परिभाषा में ना सिर्फ पानी, वायु और भूमि सम्मिलित है, बल्कि हवा, पानी, भूमि, मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं, पौधों, जीवाणुओं एवं प्रकृति संपत्ति में आपस के संबंध भी शामिल हैं। इस नियम का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल पर्यावरण पर जोर देना ही नहीं था, बल्कि उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स काम करते हैं उस पर्यावरण को सही रखने में, उन सभी के जो रिलेशंस हैं, इंटर रिलेशंस को सही रखना इसका मेन मोटो था। तो आज की इस वीडियो में गाइस केवल इतना ही। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पर्यावरण के अधिनियम, कुछ संबंधित कानून, एनवायरमेंटल लॉज से अवगत कराया। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे संबंधित कुछ और अच्छे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आ सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब ख़ैर।